भाई हाँ, पेपर ने तो बहुत बेहतरीन फील्डिंग सेट करी है। जो आपके जो ये कमेंट्स आ रहे हैं ना कि फील्डिंग सेट कर दी केमिस्ट्री के पेपर ने, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है, केमिस्ट्री के पेपर ने फील्डिंग सेट करी है। पर क्या ये अंदेशा एमपी बोर्ड ने हमें पहले नहीं दिया था? दिया था। एमपी बोर्ड पे पहले से ही प्रेशर था कि भाई साहब आपके जो पीयर्स हैं, आपके साथ के जो बोर्ड्स के एग्जाम हैं, उनमें अच्छे पेपर्स आते हैं, आपके क्यों नहीं आते? है ना? जैसे आप यूपी बोर्ड का पेपर देखो, राजस्थान बोर्ड का पेपर देखो, बहुत अच्छा पेपर बनता है, एनालिटिकल पेपर बनता है। मतलब वहां के बच्चे डायरेक्टली कंपटीशन लेवल की तैयारी 12वीं से ही शुरू कर चुके होते हैं। एमपी बोर्ड अपने बच्चों को पीछे रख रहा था क्योंकि हलवा पेपर बनता था। टीचर्स हम जैसे बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर पाते थे कि कौन से सवाल आने चाहिए, कौन से आएंगे। जैसे हमें भी लगा था कि भाई जो साइकिल बनी हुई है आपके एमपी बोर्ड की, उसमें वुड्स रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, या तो वुड्स या तो वुड्स फिटिंग, दो में से एक तो आनी ही आनी है। उन्होंने साइकिल पूरी तोड़ दी और कहीं से नहीं लाए। ये हुआ है इस साल के पेपर में। और जैसे ही उन्होंने दिमाग में मन बनाया कि भाई साहब हमें पेपर का लेवल ऊपर करना है, उन्होंने शुरुआत करी केमिस्ट्री से, और 2 साल लगातार 2025 में भी और 2026 में भी दोनों साल पेपर टफ बना है। और अगर देखोगे ना तो इसका अंदेशा आपको पिछले पेपर में भी देखने को मिला है। अगर आप फिजिक्स का पेपर देखो तो वो भी इतना डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा था, घुमाए हुए सवाल वहां भी पूछे गए थे। मतलब ये आदत बना चुका है एमपी बोर्ड कि वो आपको पेपर बहुत टफ तो नहीं देगा, पर घुमा घुमा के देगा। एक आध पेपर तो टफ के साथ भी दे देगा। तो ये वीडियो मैं ये क्लेम करने नहीं आया हूं कि हमने कितना पढ़ाया, क्या आया क्या नहीं। मैं इसलिए आया हूं, आपको ये पेपर एनालिसिस करके समझाने आया हूं कि भाई साहब आपको आपके आने वाले पेपर्स के लिए कैसे तैयारी करनी है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सवाल हमारे नजरों के सामने था, जैसे कि इस साल का ही एक सवाल है ना। कई लोग बोल रहे थे हमारी टीम से कि सर पढ़ाया तो है, बच्चों को पढ़ लेना चाहिए था। मेरा कहना ये था कि नहीं भाई साहब, हमने ये नहीं कहा था कि इस पे सवाल बनेगा, और सवाल बना है मतलब हम इस चीज को क्लेम नहीं कर सकते, माने ये नहीं। जैसे कि क्रोमेट और मैग्नेट का उन्होंने स्ट्रक्चर और क्या पूछा, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन पूछा। जब आप K2Cr2O7 पढ़ते हो, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं डीएनएफ ब्लॉक में, तो वहां पे हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन पे बात करते हैं, सिर्फ बात करके निकल जाते हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस पे 2 मार्क्स का सवाल बना के वो पूछ लेंगे। तो ये चीज हुई है इस साल, और यही हमें डिस्कस करना है। और आप लोग, कई सारे लोग अब तक कमेंट कर चुके होंगे कि सर सचिन सर कहाँ हैं, पूरब सर कहाँ हैं, वहां उनको लेके आओ। अब देखो, आपको भी ये बात पता होगी कि सचिन सर पिछले 3 दिनों से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसके बाद भी उन्होंने क्लासेस ली थी, है ना। एट द एंड आज सुबह वो आप लोगों से मिलने सेंटर तक भी नहीं आ पाए, है कि नहीं। फाइनली उनको हम अभी बेड रेस्ट पे डाल के आए हैं। और पूरब सर के बारे में एक खुशखबरी है जो मैं अभी नहीं देना चाहूँगा, इस मौके पे बिल्कुल नहीं दूंगा। पूरब सर हो सकता है बाद में आपको खुद से बताएं, है ना, तो उनसे बात आप बाद में कर सकते हो। इसीलिए मैं चाह रहा था, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो मैं सोचा मैं आपसे बातचीत कर लूँ, आपको सिनेरियो समझा दूँ कि ये पेपर टफ आया था, अपने से जो गलतियाँ हुई थी उससे सीखना है, और आगे के पेपर में हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि अभी भी 4-5 दिन बचे हैं आपके बायोलॉजी के पेपर में, और 6 दिन बचे हैं आपके मैथ्स के पेपर में। तो उसमें क्या गलतियां नहीं करनी है जो गलतियां हमने कर दी केमिस्ट्री के पेपर में, क्योंकि पेपर क्या बन रहा है, टफ बन रहा है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होगे सर बताओ ना कितना आया है, मैं आपको वो भी बताऊं, क्योंकि कई सारे सवाल एग्जैक्ट फंसे हैं। पर क्योंकि मुझे उसका कोई दावा नहीं करना, क्योंकि हमने जब उनको पढ़ाया था तब भी ये नहीं कहा था कि 90% आ जाएगा। सिर्फ अगर आप ये सोच रहे थे कि 50 आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने से हम बिल्कुल टॉप कर जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, है कि नहीं। जो बच्चा टॉपर जो पिछले मई से पढ़ रहा है इस एग्जाम के लिए, उसका फायदा होगा, उससे बनेगा ये पेपर। तो अगर हमने अपनी पढ़ाई शुरू ही फरवरी में करी, शुरू ही जनवरी में करी, मतलब हमें ये उम्मीद तो कभी नहीं रखनी थी कि पूरा का पूरा हमें कोई पढ़ा देगा। वो तो पॉसिबल है ही नहीं, है कि नहीं। अभी आप देखोगे रिविजन के जो संभव वाले बैचेस थे वो हमने कम से कम नवंबर से चालू कर दिए थे। जो बच्चा सीरियस है वहां आ सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे पता है कि कई सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जागते हैं, जिनको सिर्फ पास होने की उम्मीद होती है। हम उनके लिए भी कुछ करना चाहते थे, इसीलिए यूट्यूब पे फ्री में आए, कोशिश करी हमने। लेकिन वही कोशिश मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि उस कोशिश में भी अगर आपने हमारी मदद की होती तो आपका कितना फायदा हो गया होता, अगर आपने उसको भी तरीके से गेन कर लिया होता। लेकिन उस गेन
करने के लिए, उस चीज को गेन करने के लिए आपको पहले प्रायर नॉलेज होना जरूरी था। थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको पहले से पता होता तो आप अच्छे से उसको ग्रैस्प कर पाते। जैसे कि ये सवाल तो देखो बिल्कुल डायरेक्ट था, लेकिन जैसे देखो विलेन का वैधाप जो विलायक प्रवाह को रोकता है क्या कहलाता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। डायरेक्ट सवाल था, दोनों ही टीचर्स ने पढ़ाया था आपको कल की शाम की लाइव में, है ना, जो वैसे आज सुबह होनी थी लेकिन कल शाम को आपके ही कहने पे हमने कर दी थी, जिससे आप इसमें से कोई ना कोई फायदा निकाल लो। तो देखोगे 5 से 7 मार्क्स का सवाल यहीं से आए थे, इसी वीडियो से। जैसे ये देखो, 1 मोल Al+3 को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की जरूरत होती है? 3 की। दोनों ही टीचर्स ने, बस फर्क क्या है, यहां पे उन्होंने किस में पढ़ाया था, यहां पे उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ाया, रिक्त स्थान में पढ़ाया, और सवाल हमसे पूछा गया विकल्प चुनो में। तो सवाल घूमे हुए हैं, अभी घूमे हुए वाले भी दिखाता हूं। देखो जैसे कि ये सवाल भी आपका बिल्कुल डायरेक्ट था, बस फर्क यही है भाई साहब हमने तरीके से ध्यान दिया नहीं था। नेक्स्ट सवाल देखो, अब यहां देखो, अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन के एल्डिहाइड प्राप्त होते, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जो हम बात करते आए, एक अलग से पूरी वीडियो बनवाई गई थी आपके लिए ही, जिसमें हमने 30 से 40 वो रिएक्शंस दी थी जिन पे सवाल बनने थे, जो नेम्ड रिएक्शन थी। अगर देखोगे तो ये नेम्ड रिएक्शन कहीं ना कहीं आई हैं, और इस पे अलग से हमने वो भी पढ़ाया था, रोजेनमुंड पे अलग से पढ़ाई गई थी, दोनों टीचर्स ने अलग अलग क्लास लेके आपको पढ़ाया था। और देखिए इधर आइए कि ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में दक्षता 40% होती है, और ईंधन सेल में रिक्त स्थान प्रतिशत दक्षता के साथ विद्युत उत्पादन होता है। अब ये सवाल जो है कितना घूमा हुआ है, हमने जब इसको पढ़ाया था तो हमने इसको रिक्त स्थान में ही पढ़ाया, लेकिन हमने डायरेक्टली मेन बात पे फोकस किया कि आपकी जो H2O2 सेल होती है उसमें दक्षता कितनी होती है कि नहीं, उसमें उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है 80%। लेकिन वो सवाल कैसे पूछ रहा है, वो पहले आपसे ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना 40 कर रहा है कि उसमें 40 होती है, तो भाई साहब अब बताओ इसमें कितनी होती है। उसने तुलना करी, उसने उसी सवाल को थोड़ा सा घुमाया, उससे आपने किसी के साथ कंपैरिजन किया। सवाल वही था, पूछने का तरीका बदल गया, और जब ऐसे तरीके बदलते तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ अभी होता है वो हमारे दिमाग से उतर चुका होता है, ऐसी दिक्कतें आती हैं। अब जैसे यहां देखो, अगर देखोगे तो हमने इसको MCQ पढ़ाया था, वो किस में आया, वो आया आपके पास इन द ब्लैंक्स में, है कि नहीं। देखो जिंक, कैडमियम, Hg, क्यों इनको हम संकरण तत्व नहीं कहते, है कि नहीं। मेरे को ये भी उम्मीद थी कि इसका रीजन पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं करते हैं, अच्छी बात है उसने रीजन नहीं पूछा, है ना, लेकिन उसने ये जरूर पूछा कि भाई साहब क्यों लेते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जैक्ट मुझे मिल गया, बाकी यही दोनों टीचर्स बता पाएंगे उन्होंने बाकी कहाँ पे करी है, पर जब हम लोगों का आपस में डिस्कशन हो रहा था तो उसमें मुझे एग्जैक्ट याद है कि ये सारी चीजें आप भी कर सकते थे। जैसे कि एक देखो, एक एग्जैक्ट है ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड, बस उसको उन्होंने किस में पढ़ाया था, इन द ब्लैंक्स में पढ़ाया, लेकिन वैसे अगर आप इसको देखोगे तो यहां देखो ग्लाइकोजन, जब आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो हम सब जानते हैं कि ग्लाइकोजन क्या होता है, जंतु स्टार्च होता है। वहीं पे हम लोग तुलना करके समझते हैं कि ग्लाइकोजन क्या है, जंतु स्टार्च है, वहीं पे स्टार्च क्या है, पादप ग्लाइकोजन होता है। ये तुलना कराई गई थी क्योंकि हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था कि यार इसको आज हमने ऐसे पढ़ा है, तो मुझे वो याद है कि हाँ ऐसा डिस्कशन हुआ था क्लास के बाद हमारे बीच में। तो ये आपके वो है जो कराए गए थे, लेकिन क्योंकि घूमे हुए हैं, डायरेक्ट नहीं है, हम कंफ्यूज हुए हैं। और ये कंफ्यूजन एक तरीके से कह दे तो हमें बनता भी है, क्योंकि MP बोर्ड को लेके हमारी दिमाग में वो चीज बस चुकी है कि पेपर बहुत आसान आएगा। कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि भाई साहब ये वो 15-20 सवाल हैं जो आएंगे, और हम उन्हीं 15-20 सवाल के भरोसे बैठे रहते हैं। शुरुआत से हमने कोई बैच चालू नहीं, शुरुआत से हमने पढ़ाई चालू नहीं करी, तो ये चीज होती रहती है। अब आप ये भी कई सारे ये भी कमेंट करोगे, मुझे मालूम है कई सारे ये कमेंट करने वाले हैं, सर ये तो वही बात हो गई कि आपने बोला कि चलो ठीक है इतना पढ़ लो काम हो जाएगा, लेकिन अब बोल रहे हो कि बैच ज्वाइन करना चाहिए था। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप बैच जाके ज्वाइन, बिल्कुल शुरुआत में आके हमसे ही पढ़ना चाहिए था, कहीं भी पढ़ रहे होते तो आपके लिए हेल्प होती, क्योंकि यूट्यूब पे जो हमने आखिरी में मिशन मेरिट वाली क्लास चलाई है वो एक रिविजन क्लास है। मैं आपको 99% चीजें उसमें नहीं पढ़ा सकता हूँ, है कि नहीं। अगर आप देखोगे तो पूरा रिवीजन हमने 6 घंटे में कराया था। 6 घंटे में क्या पूरा सिलेबस खत्म किया जा सकता था? खुद सोचो, जो सिलेबस बना है पूरे 9 महीने में पढ़ने के लिए, क्या हम उसको 6 घंटे में समाप्त कर सकते हैं? नहीं ना। तो जब हम पूरे 9 महीने की चीज को 6 घंटे में फिट करके आपको देंगे
उसमें सवाल बनने के चांसेस तो कम होंगे ना। देखो यहाँ पे वो एक फैक्टर काम करता है, मैं कई बार अपने बच्चों को बोलता हूँ कि पेपर में जो आपके नंबर आएंगे, पेपर आपसे कितना बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने मेहनत कितनी करी, क्योंकि 70% रिजल्ट आपकी मेहनत पे फोकस रहता है, 20% वो मेरी मेहनत पे, हम टीचर्स की मेहनत होती है कि हम कितने अच्छे तरीके से वो चीज आपको समझा पाए, और 5-6% आपकी और हमारी किस्मत होती है कि जो पढ़ा वही आ गया। तो ये जो पूरी चीज कर रहे हैं ना कि हाँ देख रहे हैं कि हमने जो पढ़ाया हुआ है ये वो 5% 6% की मेहनत है, ये हम 5% पे बात कर रहे हैं, इसका फर्क आपके रिजल्ट पे सिर्फ 5% है। 20% मेरे ख्याल से पूरब सर और सचिन सर ने अपनी तरफ से पूरा दिया है। एक आदमी बिस्तर पे लेटा हुआ है ना, एक आदमी बीमार हो चुका है फाइनली, अब तो उसको हक भी है कि वो जाके सोए, तो उन्होंने अपनी तरफ से मेहनत तो पूरी करी, क्या कमी कहाँ रह गई? हमने हल्का लिया पेपर को, इस एग्जाम को हमने थोड़ा हल्का मान लिया। देखो इधर देखो, अब यहां पे देखो, हमने इसको सत्य में पढ़ाया था कि Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है 5.92, 5.92। यही चीज उसने किसमें पूछ ली? यहां पूछी। देखो जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, एक चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 होता है। सवाल कैसे, क्या उसने कहीं पे मैंगनीज का नाम लिया? नहीं लिया, उसने उसका क्या दिया? परमाणु क्रमांक दिया। सवाल कैसे घुमाया उसने कि बात आप जानते हो, आपकी नजरों के सामने वो सवाल था, आपने उस सवाल को पढ़ा भी था, लेकिन आपसे गलती कहां करा रहा है वो, क्योंकि वो थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, कान ऐसे नहीं पकड़ रहा है, कान ऐसे पकड़ा गया है ये, और यही हम घनचक्कर बन गए। तो ये गलतियां हम सबसे हुई हैं, लेकिन आप सबको दुखी नहीं होना है, इस पेपर से सीखना है कि हम आगे कौन सी गलतियां ना करें। अगर आपको याद हो तो हमने एक अलग से वीडियो हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी सिर्फ आपके नेम्ड रिएक्शन को कैसे याद करना है उस पर करवाना है। उस वीडियो से एक डायरेक्ट सवाल बना सैंडी रिएक्शन का। सैंडी रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन पूछी गई थी, सैंडी भैया करके सर ने पढ़ाया हुआ है ना, पूरब सर और सचिन सर ने सैंडी भैया करके ये पढ़ाया होगा, हम सबने मिलकर इसी को बनाया था, कैसे बच्चों को आसानी से याद कराया जा सकता है। सोचो हमने 3 दिन उन सभी रिएक्शंस को याद करने के तरीके को खोजने में लगाए थे, और वहां से एक सवाल डायरेक्ट फंसा 2 मार्क्स का। मतलब हम टीचर्स की, वो 3 टीचर्स की वो 3 दिन की मेहनत 2 मार्क्स की वैल्यू रखती है। पेपर इस लेवल का बना, तो यहां से समझो कि क्या दिक्कतें हुई हैं। ठीक है, किसी वैद्युत अपघट के विलयन की विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता, देखो इसके बारे में तो कोई नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि ये सवाल भी डायरेक्ट था, इसको तो मैं कहूंगा कि हाँ ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया था, दोनों ही टीचर्स ने इसको कवर किया है अपनी वीडियोस में, ये मैंने देखा है। इधर आओ, एक ये सवाल डायरेक्ट था एग्जैक्ट, इस पे भी कोई सवाल नहीं कर सकता कि हाँ ये डायरेक्ट नहीं था। मैं इन दोनों ही टीचर्स की मेहनत पे सवाल नहीं उठाऊंगा, ना ही मैं आपकी मेहनत पे सवाल उठाऊंगा, क्योंकि अगर इन दोनों टीचर्स ने पढ़ाया है मतलब आपने पढ़ा होगा। तो मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि ये वो कुछ 2-3 सवाल हैं जो आपने बिल्कुल करेक्टली सही करे होंगे, क्योंकि डायरेक्टली सवाल पूछे गए। इधर देखो, अगर बात की जाए तो ये वही सेम चीज है, रिएक्शन देखो CH3 CH2 Cl से CH3 CH2 CH2 NH2, इसी को उसने 2 पार्ट में तोड़ा, एक तो एग्जैक्ट दे दी उसने, एक तो एग्जैक्ट आई वही सेम चीज डिक्टो, लेकिन एक में उसने यहां इस CH3 की जगह C6H5 लगा दिया। क्या इससे जवाब में कोई फर्क पड़ा था? नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट दूसरा नया बनना था। तो हमें क्या करना था, ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट नीचे लगाना था बस। अब देखो, क्या पूरब सर और सचिन सर के पास इतना समय था कि वो इसके कई सारे वेरिएशंस आपको पढ़ा पाते? नहीं, वो एक वेरिएशन आपको पढ़ा सकते थे, और वो उन्होंने अपना काम किया। हमें बस थोड़ा सा सोचना था। हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि इन दोनों को हो सकता है अगर इन्होंने ये आपके दिमाग में बात और फिट करी होती, बेटा इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो शायद आपका सही हो जाता। लेकिन खुद सोचो, क्या ये बात बोलने का भी समय था उनके पास? नहीं ना, क्योंकि 6 घंटे में अगर 9 महीने का सिलेबस खत्म करना है, वो चीज पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी कह दे, कोई भी कह दे, आप अभी हो सकता है कुछ बोल दो कि सर उस इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया था उसका तो इतना आया,
इस इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया था इतना आया, हमारे स्कूल वाले टीचर ने बोला था इतना आया। तो वही तो बात बोल रहा हूँ, क्या सभी टीचर्स जिस टीचर ने आपको दिया, क्या उन्होंने आपको 80% मैच करा दिया पेपर? नहीं ना। 10% एक टीचर ने कराया तो 20% दूसरे ने, 5% किसी और ने। यही हुआ है पेपर के साथ। और देख लेते हैं, जैसे देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर पे डायरेक्टली नहीं पढ़ाया गया था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाया गया था, लेकिन हाँ पेप्टाइड लिंकेज और डीनेचुरेशन ये डायरेक्टली पढ़ाए गए थे। 3 मार्क्स का सवाल था जिसमें से 2 डायरेक्टली पढ़ाए गए थे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूरब सर ने मेरे ख्याल से 50 IMP में दिया था। तो प्राइमरी मिलके ही क्या बनाते हैं, सेकेंडरी बनाती है, आपको पता ही होगा, है कि नहीं? तो उतना मुश्किल तो था नहीं जितना मुश्किल हमें लग रहा है। और देखो आयुपैक, अब आपको ये बात को क्लैरिटी रखनी पड़ेगी भाई साहब कि आयुपैक में हम भले ही 25 दे दें, कोई गारंटी नहीं कि वो 25 में से 2 भी आएंगे, लेकिन पूरब सर ने आपको 50 IMP में 3 आयुपैक दिए थे जिसके बेसिस पे आपको रूल्स याद करने थे, और उसमें ही एक था पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट 2, और वही आया है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2। 3 में से एक तो डिक्टो आ गया, लेकिन अगर हमने सिर्फ इसके नाम पे फोकस नहीं करके इसके रूल्स पे फोकस किया होता, जो कि उन्होंने वहां पे बोला है कि भाई साहब रूल्स पे फोकस करता, तो हम बाकी भी कर सकते थे आराम से। इधर आओ और देखो, जैसे कि इसमें एक रिएक्शन ये है, जैसे कि मेथॉक्सी एथेन की सांद्र H1 से, ये डायरेक्टली नहीं पढ़ाई गई थी, लेकिन ये तीनों ये पढ़ाई गई थी कि फिनॉल का जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन, एथेनॉल को अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेट करना, और अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण के साथ। कायदे से कहा जाए तो ये है क्या, ये एनिसोल का क्या है, नाइट्रीकरण है। क्या नहीं पढ़ाया गया था एनिसोल का नाइट्रीकरण? इधर देखो कहां गया, ये देखो एनिसोल का नाइट्रीकरण, लेकिन हाँ उन्होंने एनिसोल का नाइट्रीकरण ना बोल के उन्होंने कहा भाई साहब कि एनिसोल को सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के साथ रिएक्ट करके दिखाओ। पर क्या पढ़ा नहीं था हमने? पढ़ा था। वहीं पे अल्कोहल को कार्बनिक एसिड में देखो, ये देखो K2Cr2O7, उसके प्रेजेंस में हमने उसका क्या किया, अल्कोहल बनाया उससे। यहां देखो फिनॉल का जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पे रिएक्शन, क्या नहीं पढ़ी थी हमने? तीनों रिएक्शन पढ़ी थी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें से 3 हमने पढ़े थे डायरेक्ट। तो क्या आप कहोगे कि हमने मेहनत नहीं करी थी? हमने मेहनत करी थी। हमारी भी और आपकी भी एक छोटी गलती यही है कि हमने एमपी बोर्ड को इतना सोचा कि हाँ भाई वो इतना ही टफ जाएंगे, तो वो उससे भी ज्यादा टफ गए। पहली बात तो हमें से किसी को ये उम्मीद थी नहीं कि 2025 में एक बार टफ पेपर देने के बाद 2026 में भी वो दोबारा टफ पेपर बनाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी तो हमें लग भी नहीं थी, है कि नहीं? आओ और दिखाता हूं आप। जैसे देखो हेनरीज लॉ के 2 एप्लीकेशन क्या नहीं पढ़ाए गए थे, डायरेक्ट सवाल था, हेनरी का नियम तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। दोनों ही टीचर्स ने पढ़ाया था। मेरे ख्याल से ये जब उन्होंने क्लास शुरू की थी तो दूसरा तीसरा ही सवाल था। जब उन्होंने मेन रिवीजन क्लास ली थी जो पहली, उसमें जो दूसरा तीसरा सवाल था वो यही था जो डायरेक्टली पूछा गया था हमसे। और देख लो भाई साहब, देखो डिकम्पोजिशन, एक सेकंड देखो, ये देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहता तो नहीं था इसको रखना, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पेपर आपको आगे कैसे परेशान कर सकता है। यहाँ पे उसने 99% पे पूछा था, 99.9% पे हाफ लाइफ पूछ रहा है, अर्धायुकाल पूछ रहा है 99.9 पे। सर ने कितने में पढ़ाया था? सर ने 90% पे पढ़ाया था। सर ने पढ़ाया था 90% पे, हमसे पूछा क्या गया 99.9% में। और दिखा देते हैं आप, इधर आइए। जैसे देखो अगर यहां देखोगे तो यहां पे सवाल था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकालना है आपको, रेट कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट निकालना है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान ये था, लेकिन आपको इसके लिए अर्ध की गणना करनी थी। क्या ये नहीं पढ़ाया गया था? देखो 50 IMP में दिया गया था कि रेट कांस्टेंट कितनी है, इतनी है, और क्या निकालना है आपको, हाफ लाइफ टाइम, अर्धायुकाल निकालनी थी। बदला क्या? बदला तो सिर्फ वैल्यू बदली। और देख लीजिए अब ये चारों ही कन्वर्जन्स जो हैं सर ने कराए थे, और अलग अलग नाम से थे, सभी अलग अलग नाम से, नेम रिएक्शन से थे, कुछ नॉर्मल रिएक्शन से थे, वहां से पूछे गए। देखो इधर देखो, अगर यहाँ पे NaI किसी ने पकड़ लिया होता, देखो NaI कहाँ आता है, NaI सिर्फ एक ही जगह हम पढ़ते हैं पूरी 12वीं की केमिस्ट्री में NaI, वो है एक बहुत फेमस नेम रिएक्शन जिसका नाम है
फिंगरस्टाइन रिएक्शन। हमें जैसे उम्मीद थी कि भाई साहब वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग, फिंगरस्टाइन और शॉर्ट्स में से एक रिएक्शन तो पक्की है। उन्होंने पूछा, पर वही बात, कान यहां से नहीं यहां से पकड़ के पूछा। एक मार्क में पूछा फिंगरस्टाइन रिएक्शन को, क्या नहीं पढ़ाई गई थी? पढ़ाई गई थी, हमें पकड़ना आना। ठीक है, सेम यही हाल हुआ यहां पे, यहीं पे। मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव हम हमेशा बोलते हैं कि आएगा। क्या इस साल आपको देखने को मिला? अगर तरीके से पढ़ा होगा आपने, तो समझ के लिखा होगा, तो आपको दिखेगा। ये देखो, ये रहा पेरोक्साइड, ये रही एंटी मार्कोनिकॉव वाली, और यहां पेरोक्साइड नहीं है तो ये रही मार्कोनिकॉव वाली। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए गए थे? क्लियर किए गए थे बाय बोथ टीचर्स। दोनों ही टीचर्स ने इस चीज को कवर अप किया था। तो क्या हमें ये कहना चाहिए कि नहीं आया? जैसे मैं अभी दोनों का वीडियो देख रहा था, तो मैंने पहली चीज तो पढ़ी, वो उन्होंने पहली चीज पढ़ाई थी मोलरता, मोलैरिटी। इस पे सवाल बना क्या? नहीं बना। सवाल किस पे बना? सवाल बना न्यूमेरिकल मोललता पे। पर क्या इन्होंने ये नहीं पढ़ाया? जब उन्होंने मोलरता पढ़ाई, उसके साथ ही मेन फॉर्मूला दिया था मोललता का। और क्योंकि वो डायरेक्ट कहीं से भी करेक्ट नहीं हो रहा था हमारे पढ़ाए हुए इससे मोलरता से, इसीलिए मैं उसका प्रूफ नहीं लाया। पर अगर आप प्रूफ देखोगे यहाँ पे जो दिखा रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो मुझे जवाब देना बनता है, आपको, हमें जवाब देना बनता है। आपने हम पे भरोसा किया, मतलब हम आपके लिए जवाब दे हैं। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी अपने को खुद के गिरेबान भी झांकना पड़ेगा दोस्त। मैंने कितनी मेहनत करी थी। जब सर ने कहा था कि सिर्फ इतना मत पढ़ के जाना, और भी पढ़ना पड़ेगा बेटा, तो क्या मैंने वो चीज करी? क्या सर ने अपनी वीडियो में ये बोल दिया था कि सिर्फ इतना पढ़ लोगे तो 90% आ जाएंगे? तो मैंने कैसे खुद से मान लिया कि वो आ जाएंगे? तो ये गिरेबान में झांको और इस गलती से सिर्फ सीखो। हम नहीं चाहते कि आप दुखी हो, दुखी होने वाली बात है ही नहीं। एमपी बोर्ड ने सिर्फ आपको नहीं, हमें भी बेवकूफ बनाया है और सबको बनाया है, क्योंकि उनको अपना लेवल ऊपर करना था और उन्होंने कर दिया। तो तैयार रहो, यहां से सीखो कि हो सकता है सवाल ऐसा आएगा कि मुझे आता है, मुझे पता है, पर एक ऐसा छोटा सा कोना कहीं पे सर ने मुझे पढ़ाया रहा होगा, वहां से सवाल बनेगा। और ऐसा होगा, ऐसा मैथ के साथ भी होगा, ऐसा हो सकता है बायोलॉजी के साथ भी हो। तो उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, सो मैं अब चलता हूं, लेकिन बेस्ट ऑफ लक बेटा। इस गलतियों से सीखना और अप्लाई करना अपने अगले पेपर पे। तब तक के लिए गुड बाय।